हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ओस्मोसिस। इट इज़ द ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे। 3 हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा जो अपने को पढ़ना है वो क्या है? दैट इज द ओस्मोटिक प्रेशर। अब ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा ओस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओस्मोसिस? तो ओस्मोसिस समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हम चने भिगो के रखते हैं ना, बॉईल करने के लिए भिगो के रखते हैं, पहले छोटे से रहते हैं। जब उनको भिगो के 4-5 घंटे के बाद देखते हैं तो उसका साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए, इट स्वेल्स अप, बढ़ जाता है। वैसे अगर आप किशमिश को पानी में भिगो के रखोगे तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके अंदर वाटर चल जाता है, यानी वाटर का फ्लो होता है बाहर से किशमिश के अंदर, तो चने के अंदर, इसलिए वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वाटर का फ्लो हुआ है ना, किसका फ्लो हुआ? सॉल्वेंट के फ्लो हुआ। किसके थ्रू? यहाँ पर जिनके पास लेयर रहती है, अगर चने को छिलके देखोगे तो उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर रहती है, तो वो लेयर जो है काम करती है मेम्ब्रेन का। और मेम्ब्रेन की खास बात क्या रहती है कि उस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो छोटे साइज के रहते हैं वो फ्लो हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो बिगर साइज के रहते हैं वो फ्लो नहीं हो सकते। और ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ एक ही सॉल्वेंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन याद रखो, नेचुरल भी हो सकते हैं, एनिमल या वेजिटेबल सोर्स के। मैंने आपको बताया ना, चने के ऊपर जो लेयर है इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन। वैसे पिग्स ब्लैडर जो है इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी रहते हैं, सेलोफेन है, पार्चमेंट पेपर है, ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन रहते हैं। और ये मेम्ब्रेन की खास बात क्या रहती है कि दे आर हैविंग नेटवर्क ऑफ होल्स, दे आर हैविंग नेटवर्क ऑफ होल्स। और ये होल्स जो हैं इतने स्मॉल साइज के रहते हैं कि उन होल्स के थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बिगर साइज के रहते हैं इसलिए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं हो सकते उसके थ्रू। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन व्हिच गिव्स पैसेज टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, यानी सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसके थ्रू फ्लो हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में मैं उसको SPM लिखूंगा, याद रखना, SPM मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो रहता है मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल में वेजिटेबल सोर्स, एनिमल सोर्स रहेगा, है ना, स्किन वगैरह, आउटर स्किन जो रहती है इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन, वेजिटेबल्स का, एनिमल्स का। इसके अलावा मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल मैंने आपको बताया सेलोफेन है, पार्चमेंट पेपर है, ये जो है दे एक्ट एज अ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। अब कभी कभी आपने ये एक और है कि जैसे मैंगो है, पका हुआ मैंगो है, उसको मैंने भिगो के रख दिया, उसमें डाल के रख दिया कॉन्सेंट्रेट HCl के सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? इट गेट श्रिंक हो जाता है। यानी क्या होता है? वाटर के अंदर अब जूस ज़्यादा है, मैंगो के अंदर अब वाटर ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रेट HCl है, वहाँ वाटर कम है, तो अब मैंगो के अंदर से वाटर बाहर आएगा और मैंगो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। वैसे आपने देखोगे अचार बनाने के लिए जो कच्चे मैंगो है उसको नमक में भिगो के रखते हैं, नमक में जब उसको भिगो के रखते हैं तो क्या होता है? वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों श्रिंक हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर का जो वाटर है, मैंगो के अंदर का जो वाटर है वो बाहर फ्लो होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है, और उसके कारण वो क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। तो ये जो फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इनसाइड द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम, इसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस। लेकिन फ्लो किसका होगा? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, और उसके लिए क्या चाहिए? मेम्ब्रेन चाहिए। जिसमें छिलका जो रहता है मैंगो का, इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में होल्स का साइज इतना छोटा रहता है कि उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं हो सकते। तो ओस्मोसिस जो है वो क्या है?
एक समझो मैंने यूट्यूब लिया, यहाँ पे लिया मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इधर लिया मैंने प्योर वाटर। प्योर वाटर ले सकते हैं या सॉल्यूशन ले सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन का, और यहाँ पर हमने ले लिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी रहेगा, सॉल्वेंट भी रहेगा और सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पर क्या रहता है ज़्यादा, और यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहेगा सॉल्यूशन में कम रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होंगे कौन से रीजन से, उस प्योर वाटर रीजन से जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, यानी सॉल्यूट कम है, जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या फ्लो होगा, सॉल्वेंट का, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसको यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं, और खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद होगा यानी स्पॉन्टेनियस होगा। और सॉल्वेंट के फ्लो के कारण क्या होगा, यहाँ का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा, और यहाँ का लेवल जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट इधर फ्लो हो रहा है ना, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर लेवल जो है कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का फ्लो हुआ कहाँ से कहाँ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में, और कैसा, एक ही डायरेक्शन में ना, इधर से इधर, यूनि डायरेक्शनल और स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होता है। उसके लिए अपने कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई फ्रेश प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, खुद ब खुद जो है ये फ्लो होगा। तो ये जो फ्लो है स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद, और यूनि डायरेक्शनल, the spontaneous and unidirectional flow of solvent molecules from solvent region या lower concentration region to solution region, higher concentration region is called as osmosis। अब osmosis जो है वो दो तरीके से हो सकता है, मैंने आपको पता है, जैसे अपने किशमिश को पानी में भिगो के रखे वो स्वेल हो जाएगी, तो वाटर कहाँ फ्लो हुआ, आउटसाइड से किशमिश के अंदर आया ना, तो उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, अंदर आया, इसलिए एंडोऑस्मोसिस। और अगर हमने मैंगो को सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो के रखे हैं तो क्या होगा, मैंगो का वाटर बाहर आ जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। अंदर से वाटर बाहर आया, श्रिंक हो जाएगी बॉडी, एक्सोऑस्मोसिस, और बाहर से अंदर आया तो वो स्वेल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। अंदर से बाहर गया तो एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, सब्सटेंस श्रिंक हो जाएगा, और एंडोऑस्मोसिस में इट डज स्वेल्स अप। लेकिन सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होगा। और याद रखना उसके लिए क्या चाहिए, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए। अगर आप किशमिश को देखो, चने को देखो, उसमें छोटे से बारीक से लेयर रहती है, लेयर आप अलग करके देख सकते हो, इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन का रोल अदा करती है। तो हम यहाँ से मैं ओस्मोसिस को डिफाइन कर सकता हूँ। व्हाट इज ओस्मोसिस? तो ओस्मोसिस द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन से, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज ओस्मोटिक प्रेशर? तो मैं आपको बता दूं, देखो ओस्मोसिस के कारण क्या होगा, यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ से करूँगा, प्रेशर अप्लाई करूँगा। प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं हम पिस्टन की मदद से। पिस्टन समझते हैं ना आप? पिस्टन इज अ मूवेबल पार्ट। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसमें जो मूवेबल पार्ट रहता है बाहर खींचता है और अंदर लगाता है, तो वो पिस्टन रहता है, इट इज अ मूवेबल पार्ट। तो पिस्टन की मदद से हम प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, कौन से साइड में लगाएंगे, सॉल्यूशन साइड में प्रेशर लगाएंगे। और काहे के लिए, ताकि जो लेवल इंक्रीज हो चुका है वो वापस ओरिजिनल लेवल तक आ जाए, यानी यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर चले जाए वापस और ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। और प्रेशर लगा हुआ ही रहेगा, काहे के लिए लगा हुआ रहेगा, ताकि सॉल्वेंट का फ्लो ना हो, ओस्मोसिस ना हो। सॉल्वेंट का फ्लो ही ओस्मोसिस कहलाता है ना। तो सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन साइड से फोर्स लगाते हैं, अंदर आने नहीं देते हैं। इधर से इसको इधर आना है तो हम रोक के रखते हैं उसको कि भैया टर्कल है अंदर, तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड में ना आ पाए। और प्रेशर हम कहाँ लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन साइड में।
और वो जो सॉल्यूशन में प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर उतना लगाएंगे ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, ऑस्मोसिस ना हो। तो वो जो प्रेशर हम लगाते हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द प्रेशर अप्लाइड एट द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस is called osmotic pressure, and osmotic pressure is denoted by pi. It can be expressed in atmosphere, जनरली इसको एटमॉस्फेयर में, या जो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या टॉर या mmHg, उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जनरली अपन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा यूज़ होता है इस यूनिट का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है is the pressure applied at the solution site to stop the osmosis. या अपन उसको और डिटेल में डिफाइन करेंगे। So the pressure applied at the solution site to stop the flow of solvent molecules from solvent region to the solution region is called osmotic pressure. अब मैं तो बताऊं, osmotic pressure तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैंने यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर मैंने अप्लाई किया तो क्या होगा? अभी लेवल ये पिस्टन और नीचे आ जाएगा, पिस्टन और नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? अब क्या होगा? उल्टा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर फ्लो न चलोगे और इधर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी ऑस्मोसिस का अपोजिट होना शुरू हो गया। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट जो है वो फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, बाहर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, इसके लिए अपने को बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन साइड में। और वो प्रेशर क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर से। जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आएगा तो क्या होगा? ऑस्मोसिस रुक जाएगा, सॉल्वेंट ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा। लेकिन मैं ऑस्मोटिक प्रेशर हटा दूंगा तो सॉल्वेंट इधर आ जाएगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर, सॉरी प्रेशर जब मैं अप्लाई करूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा तो क्या होगा? अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होंगे सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में, रिवर्स डायरेक्शन में। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, द प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, and then there is a flow of solvent molecules from solution side to the solvent side, from higher concentration to the lower concentration region, and this flow is non-spontaneous. This non-spontaneous flow of solvent molecules from solution side to the solution side, when a pressure greater than the osmotic pressure is applied at the solution side, is called, this phenomena is called reverse osmosis. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अरब कंट्रीज रहती हैं, वहाँ पर अगर हम नीचे ड्रिल करते हैं तो ऑयली ऑयल मिलता है। अब ऐसे कंट्रीज़ की जो वाटर की डिमांड है वो पूरी होती है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से। अब पता है सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूट्स रहते हैं, और इसमें से वाटर को अपने को अलग करना है, उसको ड्रिंक के लिए, कुकिंग के लिए यूजफुल बनाना है। तो रिवर्स ओस्मोसिस इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? वाटर में, सी वाटर में जितने भी सॉल्ट्स है उसको हम रिमूव करते हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सी वाटर ले लिया, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सी वाटर है, ठीक है। एक मिनट, जैसे मैंने इस साइड में सी वाटर ले लिया। सी वाटर मतलब इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट, और वो सॉल्टी वाटर जो है उसको अपन ड्रिंक नहीं कर सकते, ड्रिंकेबल नहीं रहता, वो कुकिंग के लिए भी नहीं रहता यूजफुल। इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसमें से सॉल्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो सॉल्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर क्या रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या रहेगा? ज़्यादा। तो क्या होगा? सी वाटर में जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्ट्स तो सेमी परमिएबल के थ्रू पास नहीं हो सकते, वो तो यहाँ फंसे हुए रहेंगे, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, सॉल्यूट को रोक के रखता है। भैया कि सॉल्यूट तेरे को आना नहीं है, तेरे को जगह नहीं मिलेगी, उसको अलाउ नहीं करेगा, रोक के रखेगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जान देगा, सॉल्यूट को रोक के रखेगा। तो कारण क्या होगा? जब हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा? जितना भी यहाँ वाटर है वो इधर आते जाएगा,
leaving behind the salt in this region and we are getting the water here. यहाँ पे अपने को वाटर जो है सॉल्ट फ्री मिलेगा और वो जो वाटर मिलेगा उसको फिर हम ऑक्सीजनेटेड करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और फिर उसको ड्रिंकेबल और कुकिंग के लिए यूजफुल बनाते हैं. तो desalination of water, removal of salt from the water can be carried out by the process of reverse osmosis. अपन घर में भी यूज करते हैं ना RO. तो RO क्या है? RO का फुल फॉर्म क्या है? RO मतलब रिवर्स ओस्मोसिस. तो इस रिवर्स ओस्मोसिस के थ्रू क्या होता है? इस रिवर्स ओस्मोसिस के थ्रू हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. वाटर में जो बिगर इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव कर सकते हैं. सी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करके वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर वाटर. ओके, तो रिवर्स ओस्मोसिस क्या हो गया? व्हाट इज रिवर्स ओस्मोसिस? इट इज द non-spontaneous flow, and it's the flow of solvent molecule from the solution side to the solvent side when pressure is applied to the solution side, and the pressure is to be greater than the osmotic pressure. So when pressure greater than the osmotic pressure is applied at the solution side, there is a flow of solvent molecule from solution side to the solvent side, and it is called as reverse osmosis. उसे हम क्या कहते हैं? Reverse osmosis कहते हैं. Okay? अब रिवर्स ओस्मोसिस हो गया, ओस्मोटिक प्रेशर हो गया, ओस्मोसिस हो गया. अब उसके आगे हम देखते हैं कुछ लॉज हैं जो सॉल्यूशन को अप्लीकेबल रहते हैं. जिस तरीके से गैसेस को लॉ अप्लीकेबल रहते हैं उसी तरीके से कुछ जो आइडियल सॉल्यूशंस रहते हैं उनको ये लॉ अप्लीकेबल्स रहते हैं. अब उसमें सबसे पहला है वेन टॉप बॉयल्स लॉ. वेन टॉप बॉयल्स लॉ क्या रहता है कि ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या in other words we can say the osmotic pressure is proportional to the molar volume at constant temperature. अब बोलोगे सर V यानी मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम. यानी जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में तो वॉल्यूम कहलाएगा मोलर वॉल्यूम. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर of solution is inversely proportional to its molar volume or directly proportional to its molar concentration. concentration molar रहेगा ना, मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं. concentration यहाँ पर मोलरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन डिफाइन करते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है मोलरिटी की वैल्यू बदलती नहीं है. अपन देखो डेल्टा टी भी डेल्टा टी एफ में मोलालिटी लिए क्योंकि वहाँ टेम्परेचर चेंज होता है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ टेम्परेचर बदल रहा है इसलिए मोलालिटी लिए क्योंकि मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलालिटी नहीं है, यहाँ पर क्या लिए? मोलर कंसंट्रेशन लिए. वो क्यों लिए? क्योंकि वो हम मेजरमेंट जो करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन किस टर्म में रहता है? यहाँ मोलरिटी में, मोल्स पर लीटर में. ओके ये हो गया वेन टॉप बॉयल्स लॉ. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/v यानी पाई वी इज इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो हम लिख सकते हैं पाई 1 v1 इज इक्वल टू पाई 2 v2. ये हो गया वेन टॉप बॉयल्स लॉ. और वैसे ही वेन टॉप चार्ल्स लॉ है. वेन टॉप चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? Van 't Hoff-Charles law. Osmotic pressure of solution is directly proportional to absolute temperature at constant concentration. For a given concentration of solution, its osmotic pressure is directly proportional to absolute temperature. It's called as Van 't Hoff-Charles law. तो यहाँ से भी वैसे ही हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी और हम लिख सकते हैं पाई अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हम लिख सकते हैं पाई 1/T1 इज इक्वल टू पाई 2/T2.
ओके अभी दोनों को मिला के हम यहाँ पे बनाएंगे वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, जिस तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन रहता है वैसे ही वेंट ऑफ इक्वेशन रहेगा सॉल्यूशन को। जो सॉल्यूशन याद रखना वो आइडियल होना चाहिए, मतलब उसमें डाइल्यूट होना चाहिए, उसमें जो हम सॉल्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं वो ना एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट और डिसोसिएट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो वेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले बता दूं मैं आपको, अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या होता है, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और सेकेंड, अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ चॉइस लॉ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी बाय वी। वी यानी मोलर वॉल्यूम रहता है ना, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू एस इंटू टी बाई वी। प्रोपोर्शनल के साथ हटाएंगे तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहता है एस। एस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन कांस्टेंट। लेकिन s की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू द r इज अ गैस कांस्टेंट, s इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट। दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए यहाँ पर s की जगह क्या लेंगे, r लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिल जाएगा, पाई v इज इक्वल टू आर टी। पाई v इज इक्वल टू आर टी इज द वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। पाई v इक्वल टू आर टी, और अगर n मोल ऑफ सॉल्यूट रहेंगे तो पाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n आर टी हो जाएगा। तो दिस इज द वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन फॉर n मोल ऑफ सॉल्यूट। जैसे PV इक्वल टू nRT रहता है वैसे पाई v इज इक्वल टू क्या रहता है, nR2। बस फर्क क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन में P रहता है प्रेशर और यहाँ पर पाई रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। V is the volume of solution in liters, N is the number of moles of solute, R is the gas constant, and T is the temperature of the solution, absolute temperature। The temperature in Kelvin। तो N is the क्या रहेगा, number of moles of solute, number of moles of solute रहेगा। Pi is the osmotic pressure, V is the volume of solution, और R is the universal gas constant। R की वैल्यू हम लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर जूल में तो आपको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन याद रखना ये जो वैल्यू है R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये ज़्यादा यूज होगी इस सेक्शन में। जब SI यूनिट दिया रहेगा तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज होगा, वो रेयरली यूज होता है, लेकिन ये वैल्यू तो मोस्टली यूज होता है। टोटली पाई की वैल्यू अपने को एटमॉस्फेयर में रहती है, वॉल्यूम की वैल्यू हम लीटर में पुटअप करते हैं, इसलिए अपने को आंसर एटमॉस्फेयर मिलता है। पाई का R की वैल्यू हम लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूज करते हैं, याद रखेंगे। यहाँ से एक और पाई v इज इक्वल टू nRT है, यहाँ पे मैं डिवाइड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई v इज इक्वल टू n बाई वी इंटू आर टी, और n बाई वी आर टी हम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं CRT। तो ये एक और इक्वेशन हो गया, पाई इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं आपको बताया ना आपको, तो यहाँ से ये हो गया दो इक्वेशन, पाई v इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पाई v इज इक्वल टू n RT होता है, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू RT, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू WB बाय RT अपॉन पाई v। लेकिन अगर अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, R की जो वैल्यू पता रहती है, टेम्परेचर पता है, तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अगर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और मास ऑफ सॉल्यूट दिए, मोलर मास दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी वैल्यू दी है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन याद रखना, पाई v इक्वल टू nRT, पाई इक्वल टू CRT, और ये वाला है इक्वेशंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो क्या वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, पाई v इक्वल टू nRT या पाई इक्वल टू CRT। अब इसमें एक है वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ।
वेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है? वेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि दो सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, एक ए है एक बी है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी सेम है और दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी सेम है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। समझो ये यूरिया है और एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और वेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये दो सॉल्यूशंस हैं और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उनका वॉल्यूम भी सेम है, उनका टेम्परेचर भी सेम है, तो उनको नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो याद रखना जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है किसी भी सॉल्यूशन का वो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। और अगर दो सॉल्यूशन है जैसे यूरिया और ग्लूकोज और दोनों सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन सेम है, 0.4 मोल ऑफ यूरिया और 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन अगर सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम और टोनिक मतलब याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, दोनों का मोलर कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। और ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ए और बी का कम है तो ए को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसका कम है उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी समझो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से ज्यादा है तो ए क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू बी और बी क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ए। याद रखना हाइपर और हाइपो किसी के रिस्पेक्ट में अपन डिफाइन करेंगे। अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक उसके रिस्पेक्ट में, जिसका कम है उसके रिस्पेक्ट में, और जिसका कम है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक जिसका ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में। और दोनों का सेम है तो क्या बोलेंगे? बोलिए आइसोटोनिक। जिसका ज्यादा है ऐसे बोलो हाइपोटोनिक, जिसका कम है ऐसे क्या? हाइपोटोनिक। याद रखना कि सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस के ऊपर तीन टाइप के रहते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो आइसोटोनिक, जिसका ज्यादा है उसको हाइपोटोनिक और जिसका कम है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा वेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। वेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि सॉल्यूशन का अगर आइसोटोनिक है मतलब सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर विल हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर दो सॉल्यूशंस हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उनका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है, उनका टेंपरेचर सेम है, तो उसमें जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होना चाहिए? सेम होंगे। ये कहलाता है वेंट ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। ओके, अब मैंने आपको कुछ ना एमसीक्यूज भेजा हूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में और वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ जो फॉर्मूलेज होंगे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक याद रखना आपको कि अगर मोलर कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन कब रहेगा? जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ना एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ NaCl, जैसे NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व करूँगा, मान लो NaCl के मैं 100 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा? मान लो वो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया तो 100 Na पॉजिटिव बन जाएंगे और 100 Cl नेगेटिव बन जाएंगे। यानी मैंने डाले थे 100 NaCl मॉलिक्यूल और बन कितने गए? 200 आयनिक स्पेसेस बन गए, 100 कैटायन बन गए, 100 एनायन बन गए, यानी नंबर ऑफ स्पेसेस हो गए डबल। तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हो जाएगा डबल, यानी थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर जो 100 NaCl के हिसाब से कैलकुलेट होगा और जो एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। थ्योरेटिकल और एक्चुअल में अलग रहेगा।
थ्योरेटिकल और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो क्या रहेगी, अलग। अगर सॉलिड डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होगा तो नंबर बढ़ जाएगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ केसेस में क्या होता है, एसोसिएशन होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो when benzoic acid is dissolved in benzene it undergo association। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, उसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक डायमर फॉर्म करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे इधर, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, याद रखना ये पोलर रहता है ना, ये C पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहता है। C यहाँ पर दो पोलर बॉन्ड रहता है, CO और ये OH। वैसे ही क्या होगा, दूसरा बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल COH C डबल बॉन्ड O, दूसरे मॉलिक्यूल का O नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसका O नेगेटिव दूसरे H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू दो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे एंड दे फॉर्म डायमर। यानी अगर मैं 100 मॉलिक्यूल डालूंगा तो डायमर कितने बनेंगे, 50, 2 से 1 मिलके बन रहा है ना, ये नंबर क्या हो जाएगा, कम। नंबर कम हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नंबर कम होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो उसमें जो प्रेशर जो है, उसमें जो प्रेशर जब डिसोसिएट हो जाएगा तो बढ़ जाएगा नॉर्मल से, और जब एसोसिएट हो जाएगा तो कम हो जाएगा। लेकिन जब एसोसिएट नहीं होगा, 100 डाले 100 के 100 रहे, तो उस समय जो है ओस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व करेगा सेम। तो जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, ये एसोसिएट नहीं होते ना, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, ये जो है दे विल नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसलिए इन केसेस में अगर 0.5 मोलर यूरिया, 0.5 मोलर ग्लूकोज, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। 0.5 मोलर यूरिया और 0.5 मोलर NaCl तो उनका सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसको डिसॉल्व करेंगे 0.5 मोलर NaCl को तो 0.5 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव, 0.5 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव फॉर्म के कंसंट्रेशन नंबर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड है तो ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि एक बेरियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 Cl नेगेटिव आयन, 3 स्पेसिस बनेंगे एक मॉलिक्यूल से, वो ट्रिपल हो जाएगी वैल्यूज। समझ में? इसलिए अगर आयनिक सॉल्यूट रहेंगे या ऐसे कंपाउंड ऐसे सॉल्यूट रहेंगे जो एसोसिएट होते हैं, तो उस केस में जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, एबनॉर्मल रिजल्ट्स मिलेंगे, और तब उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, एबनॉर्मल डेल्टा टीबी, एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एबनॉर्मल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपने को मिलेगा। तो एबनॉर्मल रिजल्ट कब मिलेंगे, जब सॉल्यूट जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूट ना सॉल्यूट जब डिसोसिएट होंगे या एसोसिएट होंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नंबर्स वेरी होते हैं, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड वेरी होते हैं। NaCl के 100 मॉलिक्यूल डाला, डिसॉल्व होकर 200 हो जाएंगे अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं। 50% डिसोसिएट होगा, 100 में से 50 डिसोसिएट होंगे तो 50 Na पॉजिटिव आयन, 50 Cl नेगेटिव आयन बनेंगे और 50 अनडिसोसिएट रहेंगे, तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे 150, 100 से 150, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? अब मैं आपको बता रहा था कि कुछ मैंने आपको MCQs दिया है, वो खुद अपने तरीके से आप सॉल्व करके देखोगे। कैसे सॉल्व करके देखोगे? फॉर्मूला उसमें क्या रखना, पाई इज इक्वल टू CRT। आपको पाई दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, तो कंसंट्रेशन पूछेगा, मोल्स पर लीटर में आंसर आएगा, याद रखना। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, और आर के लिए क्या लोगे, अगर पाई को एटमॉस्फेयर में दिया है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, अगर ऐसा यूनिट में दिया है तो 8.314 जूल पर केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर का ऐसा यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब रहेगा, तो प्रेशर का केल्विन रहेगा, कंसंट्रेशन का, तो उसमें फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो एक ये पाई वी इक्वल टू NRT, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT।
इसमें आप याद रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपको दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, मास दिया रहेगा तो मोलर मास पूछेगा, टेम्परेचर भी दिया रहेगा, है ना, ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेगा, बाकी इसका वैल्यू दिया रहेगा, सॉलिड का नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेगा। और रखना कि सॉल्यूशन का अगर आइसोटोनिक है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनका मोलर कंसंट्रेशन सेम रहेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल। और दोनों का अगर कंसंट्रेशन परसेंट बाय मास में दिया है, जैसे ये 5% दिया है और ये 1% दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका 5 ग्राम सर्टेन मोलर मास ऑफ ए में डिसॉल्व किया गया है 100 ml में, और इसका 1 डिसॉल्व किया गया है मोलर मास ऑफ बी में 100 ml में। दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा अगर परसेंट, दोनों का कंसंट्रेशन परसेंट बाय मास के फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा मास पर ml ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, और वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे, यानी परसेंट में दिया है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे तो मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। मास दिया है इसका 5 ग्राम, इसका 1 ग्राम, तो तब करोगे ए का मोलर मास दिया रहेगा, बी का पूछेगा, आपको भी याद रखना, इस तरीके से भी निकालने को बोलता है। तो इस क्वेश्चन MCQs दिया हूँ मैं आपको, तो उसको सॉल्व करके देखना है और सॉल्व करके उसके भेजना है मेरे को, आपको जैसे अपने बाकी भेजे थे, ओके। और कोई डाउट रहेगा तो मैं इसको पूछेंगे, मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो इस तरीके से ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सेक्शन जो है फिनिश हो गया। ओके, हैव अ ग्रेट डे।